महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसी कोशिश में जी बिजनेस लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है मनी मैटर्स फॉर वुमेन। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, सबके लिए एक्सपर्ट्स बताएंगे इन्वेस्टमेंट का तरीका ताकि मिले बेहतर रिटर्न। मनी मैटर्स फॉर वुमेन मंगलवार और गुरुवार शाम 6:30 बजे और रात 9:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। निर्मल बांग एंड जी बिजनेस इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं एक ऐसा शो जो रोशनी डालेगा इंडियन कमोडिटी मार्केट के हर पहलू पर और बताएगा कैसे कमाएं कमोडिटी बाजार में मुनाफा। साथ ही बात होगी स्पॉट मार्केट से लेकर फ्यूचर मार्केट की। इस खास सफर में हम गुजरेंगे देश भर के शहरों से। निर्मल बांग एंड जी बिजनेस प्रेजेंट्स बियॉन्ड मंडी इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, डिश टीवी एंड नोमनी। 19 अगस्त को हम होंगे इंदौर के होटल रेडिसन ब्लू में। पार्टिसिपेट करने के लिए मंडी लिखकर 57575 पर SMS करें। एक ऐसा शो जिससे जुड़ा है आपका फायदा। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर निर्मल बांग, एक्सचेंज पार्टनर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, एसोसिएट पार्टनर ओमनी एंड डिश टीवी। 1991 डगमगाती अर्थव्यवस्था, बेबस उद्योग, बेहाल सरकार, टूटते सपने। 20 साल में कैसे बदल गया देश। दौड़ती अर्थव्यवस्था को काबू में करने में लगी सरकार। दुनिया भर में लहराता कॉर्पोरेट इंडिया का झंडा। लाखों विकल्पों से जूझता कंज्यूमर। बदलाव के 20 साल। रविवार शाम 6:30 बजे और सोमवार शाम 7:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। Mad About Cars, रविवार रात 9:30 बजे, शनिवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ जी बिजनेस पर। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। ऊपरी चकाचौंध में जब दिखाई न दे जमीनी हकीकत, जब आज का लालच कल की तस्वीर धुंधली करने लगे, रियलिटी शोज के उतार चढ़ाव में जब पीछे छूट जाए हक की लड़ाई, तो वक्त है अपनी सोच जगाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन पर लगातार बढ़ती टेंशन पर हमारी एक्सटेंसिव कवरेज नॉन स्टॉप 240 मिनट्स। अभी भी हमारे इस नॉन स्टॉप कवरेज के 1 घंटे बचे हुए हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तलाशने की कोशिश कर रहे हैं हर उस पहलू को जिसकी वजह से विवाद शुरू हुआ और अब जाके इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस पूरे विवाद के बाद एक बड़ा कदम जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को मिला वो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब अधिग्रहण की हुई जमीन को वापस पाने का जो अधिकार था उसे ही खत्म कर दिया और इसकी कोशिश की गई। राज्य सरकार ने मानसून सत्र के आखिरी दिन यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल को लाकर इस कदम को उठाया। नोएडा एक्सटेंशन में शाहबेरी और पतवाड़ी में जमीन अधिग्रहण किया रद्द हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के किसानों ने अधिग्रहण के खिलाफ अदालत में याचिकाओं की छड़ी लगा दी। किसान 1976 के बाद हुए अधिग्रहण में ली गई जमीन सरकार से वापस मांगने लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में किसानों के अधिग्रहण की गई जमीन वापस पाने के अधिकार पर रोक लगा दी। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल विधानसभा में पारित करवा लिया, जिसमें सरकार को अधिग्रहण की गई जमीन को अनिश्चित समय के लिए अपने पास रखने का अधिकार मिल गया। पहले अधिग्रहण के 5 साल के अंदर जमीन का इस्तेमाल न होने की सूरत में किसानों को जमीन वापस मिलने का अधिकार था। इस बिल के कानून बनने के बाद अब नोएडा के किसान जमीन इस्तेमाल न होने का दावा करके जमीन वापस पाने का दावा नहीं कर सकेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ये कानून केंद्र सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल के प्रस्तावों के विरोध में है।
केंद्र सरकार के प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल में किसानों को 5 साल में जमीन इस्तेमाल न होने की सूरत में जमीन वापस मिलने का हक बरकरार है और अगर ये बिल इसी प्रावधान के साथ पास हो जाता है तो इसमें कानूनी पेचीदगी खड़ी हो सकती है। लेकिन फौरी तौर पर राज्य सरकार को इस कानून से कुछ राहत मिलेगी और 17 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में ये दाव फायदा दिला सकता है। शिवानी बंसल, जी बिजनेस। सुनील चौधरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ये जो बिल आया है उसके बाद एक बहुत बड़ा अधिकार आपसे छीन लिया गया। नोएडा में कई ऐसे लैंड है जिसका कि अब तक इस्तेमाल नहीं किया, मसलन सेक्टर 32 का सिटी सेंटर भी अपने आप में। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ये सबको मालूम है कि ये सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है और कल के डिसीजन से तो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत जो नेता नकाब रखे बैठे थे वो नकाब भी उतर गया है। जो ज़मीन 3 रुपये गज एक्वायर हुई सेक्टर 25 की 32 की 3 रुपये गज एक्वायर हुई और वो 1,65,000 रुपये बेची गई। 5 साल के हिसाब से जब किसानों ने कहा कि हमारी ज़मीन 20 साल पहले एक्वायर हुई और अब तक कुछ नहीं हुआ, आप जाके कैमरा देखिए खाली पड़ा है, तो कब्जा वापस मिलना चाहिए। जब इनको ये लगा कि भाई ये किसान अब कानून जानने लगा है, पहले किसान कानून नहीं जानता था, पहले ABCD नहीं जानता था, नहीं अब किसानों के बच्चे पढ़ने लगे हैं, अब वो आके बताते हैं कि बाबूजी ऐसा नहीं ऐसा था, तो किसान सड़कों पे आ रहा है। जब उसे लगा कि ये अरबों रुपए ज़मीन वापस चली जाएगी तो ये तुरंत भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार किसकी है? किसान विरोधी। उन्होंने ये लागू कर दिया, भैया तुम मार लो, गोली चला लो, तुम्हारी सरकार है, ठीक है चलता रहेगा। तो ठगा क्या? अब आदमी अब क्या जवाब देंगे? अब MP साहब को लाइन पे लो, क्या जवाब देंगे कि ये जो ये लागू किया है ये फेवर का है या खिलाफ का है? किसान लूट रहा है, लूटता रहेगा। जी चलिए और किसानों का इस पे व्यू ले लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस पूरे विषय पे? क्या आपको लगता है कि वाकई ये छलावा है? बिल्कुल छलावा है। ये जो अरोड़ा जी कह रहे थे, मैं अरोड़ा जी से कहना चाहता हूँ, गांवों से शहर बनते हैं, शहरों से गांव नहीं बनते। ये कृषि प्रधान देश है, इसमें गांवों अगर आपसे कह दिया जाए कि जाओ गांवों में जाकर अपने फ्लैट बना लो, क्या किसानों के घर उजाड़ दोगे आप? तो आपको पहले सर्वे करना चाहिए। एक डायरेक्टली आरोप लगाना, क्योंकि इनको अथॉरिटी ने जमीन दी है, तो ये कहीं ना कहीं इनका इसमें दोष क्या है? इनको तो अथॉरिटी ने दोष है, इन्हें वास्तविकता जाननी चाहिए, जो वास्तविक है उसे जानना चाहिए। ये कमरे में बैठकर कैसे सौदा कर लेते हैं? मैं आपकी इस विषय पर राय चाह रहा हूं कि जो अधिग्रहण पहले हुए थे जहां पर अभी कुछ काम नहीं हुआ नोएडा के उन सेक्टर्स के अंदर, आपका उस विषय पे क्या कहना है? जो एक नया ये बिल यूपी सरकार की तरफ से लाया गया, जिसके बाद आपसे ये अधिकार वापस ले लिया गया कि अगर 5 साल तक जमीन पर कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ तो आप उसको वापस ले सकते हैं। बिल्कुल किसानों को मिलना चाहिए जी, बिल्कुल किसानों को मिलना चाहिए। प्रदीप जैन साहब हम भी हमारे साथ बने हुए पार्षद डेवलपर। प्रदीप, आपसे भी हम जानना चाहेंगे साहब कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नया कानून बनाया गया है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये विधानसभा के अंदर ये कानून पास हुआ है और जब एक कोई बिल विधानसभा में पास होता है और सरकार उसके को विधानसभा में लेकर जाती है तो उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है। और जो जमींदार है वो उनका अपना एक व्यू है, सरकार का अपना एक व्यू है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हर कीमत पे जमींदार का जो किसान है उसका हक अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से किसान हमेशा पिसता रहा है, किसान हमेशा पिसता है। इसलिए सरकार को जो भी नीति बनाए वो इस तरीके से बनाए जिससे कि किसान का नुकसान ना हो। चलिए चौधरी साहब, इससे तो आप भी एग्री करेंगे कि जो जैन साहब बात कह रहे हैं कि किसान विरोधी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। ना तो सुपरटेक के प्रमोटर ये चाहते हैं, ना तो रहेजा साहब ये चाहते हैं, ना ही कोई फ्लैट बायर चाहता है कि किसान का हक मारा जाए। क्या कहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा देश किसान से ही आगे बढ़ा है जी। भाई 120 में आप बीच में भी बात चल रही थी, 112 मीटर के प्लॉट दे रहे थे, नोएडा छोटे 112 मीटर प्लॉट दे रहे थे। एक किसान जिसके 10 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे, 112 मीटर में क्या होगा? आज आप देखिए, आज जो अरबपति जिसकी जमीन अरबों रुपए जा रही है, वो किसान आज भी भैंस चरा रहा है। मैं आपको नोएडा का मैटर बता दूं, नोएडा में सेक्टर 18 में एशिया में सबसे महंगी जमीन है। उस जमीन को नोएडा अथॉरिटी लेती है, किस लिए? कि मेट्रो स्टेशन बिजली घर बनेगा। लेकिन आज वहां जाके देखे, वहां बिजली घर नहीं है, बहुत बड़ा बिल्डर का माल बना है। तो किसान तो ठगा जा रहा है ना, किसान को तो लूटा जा रहा है ना। अब कल का बिल सीधा सीधा ये कहता है कि किसानों का नहीं है, ये जो पूंजीपतियों का ये प्रदेश है, यहाँ किसानों की नहीं सुनी जाएगी। पर हमें अब भी कानून से उम्मीद है, हर किसान कानून की तरफ मुंह लगाए बैठा है कि भाई कानून तो हमारी सुनेगा। चलिए किसी भी फ्लैट बायर का अगर प्रदीप जैन से कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है अपना सवाल।
पार्श्वनाथ के प्रदीप जैन हमारे साथ हैं, उनसे अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो। मैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जैसे वो कह रहे हैं कि किसानों के हक में कुछ सोचना चाहिए सरकार को, ये उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और लेकिन मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि निवेशकों का जो एंड यूजर्स है उनका भी ख्याल रखा जाए। तो क्यों ना सब लोग मिलके इसमें कोशिश क्यों दें कि कहना एक बहुत आसान चीज़, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई फर्दर स्टेप उसमें लेना ही नहीं चाहता। सब एक डिस्कशन में लगे हुए हैं कि नोएडा एक्सटेंशन का एक नाम दे दिया। अरे नाम में क्या रखा है? वहाँ मैं गया, मेरे को ज़मीन पसंद आई, चीज़ पसंद आई, मेरे को एक घर अपने लिए चाहिए था, वो मैंने लिया है। नाम से क्या करना मुझे? जैन साहब हमारे साथ गलती तो है, गलती को पॉइंट आउट तो कोई भी करेगा। चलिए अगर नहीं चलिए के लिए वो मायने नहीं रखता ना, इनसे जवाब चाहिए। प्रदीप जैन, आपने सुना एक बायर इनका सवाल है कि कोई बिल्डर तमाम बातें तो कर रहे हैं लेकिन कोई कदम नहीं इस तरफ उठाए जा रहे हैं, आपका बहुत संक्षेप में जवाब। देखिए, बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि सरकार अगर कोई भी जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसका अधिग्रहण प्रॉपर लॉ और प्रोसेस ऑफ लॉ में करना चाहिए, जिससे ना किसान का नुकसान हो, ना कस्टमर का नुकसान हो, ना डेवलपर का नुकसान हो, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नुकसान हो। ये सभी का, अगर किसी का भी एक का नुकसान होता है तो उसके अंदर बहुत बड़ी तकलीफ होती है, जो आज हमें देखने को मिल रही है। चलिए प्रदीप जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं 45 मिनट, और इन 45 मिनटों में हम तलाशने की ये कोशिश करेंगे कि अब वाकई नोएडा एक्सटेंशन की जो टेंशन है वो खत्म होने की ओर है, या फिर 17 अगस्त जो है वही मील का पत्थर साबित होगा। आप देखते रहिए। साथ साथ अमीश, यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि इस लगातार बढ़ती टेंशन की वजह से कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी है जिसपे कि देश की भी इज्जत स्टेक पर लगी हुई है। फार्मूला 1 ट्रैक के ऊपर भी इसकी आंच आने लगी है। क्या फार्मूला 1 ट्रैक भी इससे अफेक्टेड होगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वो शख्सियतें जिन्होंने देश की तरक्की को दी नई दिशाएं, मजबूत किए रिश्तों के बंधन और दिखाई खुशियों की राहें। जी बिजनेस एंड RICS सलाम करता है उन लोगों को जिन्होंने दूसरों के घर के सपने को साकार कर दिखाया। इन्वेस्टर्स क्लिनिक प्रेजेंट्स जी बिजनेस RICS रियल एस्टेट अवार्ड्स 2011। रजिस्टर करने के लिए रियलिटी लिखकर 57575 पर SMS करें या फिर लॉग ऑन करें www.zbiz.com/reality। जी बिजनेस, आपका फायदा। Presented by Investors Clinic. Invest in present for future. Go partner RICS, the mark of property professionalism worldwide. SBI Home Loan, Zarurat Jaisi Home Loan वैसा. IT partner High Bar Technologies, improving efficiencies for infrastructure industry. Associate partner Alstone, the largest manufacturer of aluminium composite panels and silicon sealants. Berger Paints, paint your imagination. Online partner 99acres.com. Print partner Outlook Profit. कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी खुशी तो कभी तनाव, कभी गिरे दाम तो कभी चढ़े भाव। आपकी हर जरूरत को समझते हैं हम। हर मोड़ पर हूँ मैं, यानी मिहिर भट्ट, आपके संग शेयर बाजार लाइव में। देखिए शेयर बाजार लाइव सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रायोजक रामशा, India's first branded carpet with international style. Price जो दे आपको स्माइल। Panasonic Smart Wear connects you to a new world. MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। और PP इंटरनेशनल स्कूल, एजुकेशन विद अ स्माइल। 20 साल जिन्होंने बदल डाला भारत, 20 साल जिन्होंने जगा दिए सपने, 20 साल जिसमें मिली तरक्की को नई उड़ान, 20 साल जिन्होंने दी भारत को नई पहचान। बदलाव के 20 साल, रविवार शाम 6:30 बजे और सोमवार शाम 7:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। आप देख रहे हैं नोएडा जमीन विवाद पर 240 मिनट की जी बिजनेस की बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज। इस महाकार्यक्रम में, इस महाबहस में हम आपको लगातार और निरंतर बता रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, ये मामला आगे बढ़ कर रहा है और इस मामले को सोल्यूशन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं रहेजा ग्रुप के मिस्टर रहेजा साहब, आपको लगता है कि वाकई जमीन अधिग्रहण पूरा विवाद है, इसको सुलझाया जा सकता है अगर नीयत साफ हो, सुथरी हो? बिल्कुल सुलझाया जा सकता है। हम
लैंड एक्विजिशन को फोर्सिबल प्रोसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी, पूरे कंट्री के अंदर आप कैसे फिक्स कर सकते हो कि किसकी लैंड की क्या कीमत है और क्या कीमत होगी आगे? ये वॉलंटरी प्रोसेस से होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो नया बिल आ रहा है, जो यूनियन मिनिस्ट्री लेके आ रही है, इवन उसके अंदर हम डिसाइड कर रहे हैं 6 गुना कंपनसेशन होगा और 2 गुना अर्बन में होगा। किसी एक आदमी की ज़मीन का रेट आप गवर्नमेंट या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे डिसाइड कर सकती है? जी, एक मेरा फंडामेंटल राइट है मेरी लैंड के ऊपर। हो सकता है मैं लैंड को बेचना चाहूँ, हो सकता है मैं लैंड को ना बेचना चाहूँ। आप राइट टू प्रॉपर्टी है मेरी उसमें। सो ये जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है, जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके कारण से ये सारा यूपी में भी विवाद हुआ है और देश के हर कोने में आप रोज़ कोई नया विवाद देखते हैं, कभी SEZ लैंड पे देखते हैं, कभी किस पे देखते हैं। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। किस तरीके से? अगर आप कम शब्दों में मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताऊँगा। नंबर 1, अगर आप हरियाणा में देखें तो हरियाणा गवर्नमेंट सिर्फ मास्टर प्लान बनाती है और लैंड एक्विजिशन बिटवीन फार्मर और डेवलपर के बीच की नेगोशिएशन पे छोड़ देती है। अब अगर उसको लगता है मेरे को बेचनी है, अपनी मर्जी से बेचनी है, मर्जी के रेट पे बेचनी है और ख़रीदने वाले को उस रेट के ऊपर कंफर्ट आता है लेने के लिए, तो वो लेगा, नहीं तो वो दूसरी जगह जाके लेगा। आपको लगता है वो एक सक्सेसफुल मॉडल है? और वो बिल्कुल सक्सेसफुल मॉडल है। आप देखें उसमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता। नहीं, पर उसके अंदर गुड़गांव के ऊपर एक अनप्लान्ड सिटी होने का तमका लग रहा है और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा वीक होने की लगातार खबरें आ रही हैं। आप नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग्स को देख लीजिए, वहां पे सबसे दुनिया की सबसे स्वाइन की सबसे लैविशिंग बिल्डिंग आपने बना दी, लेकिन जब सड़क की बात होती है, जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो जाके शर्मिंदगी होती है। लेकिन अगर आप उसी को तुलना करें नोएडा से, जो कि एक प्लान सिटी है, नोएडा में वो चीज आपको नहीं देखने। इस अंतर को मानेंगे और ये उस नीति की वजह से ही ऐसा हुआ है? नहीं, मैं नहीं मानता कि गुड़गांव में डेवलपमेंट नहीं है। गुड़गांव में डेवलपमेंट है। गुड़गांव में अगर आप देखें, नहीं भाई, वही अगर आप देखें, आपने पीयूष के सवाल को आप मुझे लगता है समझ नहीं पाए। सवाल है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर अच्छी बिल्डिंग्स है, वहां पर मर्सिडीज भी चलती है, ऑडी भी चलती है और बड़े बड़े आलीशान फ्लैट्स भी है, पेंट हाउसेस भी है। लेकिन जब सड़क पे आदमी निकलता है तो सड़क में गड्ढे होते हैं और गड्ढों में पानी होता है, उन गड्ढों में गाड़ियां फंस जाती है। समस्या ये है। नहीं, इतना बुरा भी नहीं है। देखिए, इतना बुरा भी नहीं है। एक पीरियडिकली अगर आप बोले किसी पर्टिकुलर स्टेट पे या किसी पर्टिकुलर टुकड़ा के ऊपर अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो होगा। 4 वहां पर अगर आपको ऑफिस जाना तो 3 घंटे के जाम से गुजर के ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो ये एक बेसिक दिक्कतें हैं गुड़गांव के साथ। अगर आप देखिए, अगर इतना बुरा हो तो डिस्कसिंग गुड़गांव है, वी आर डिस्कसिंग नोएडा और नोएडा की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ पटवारी के यादव साहब यहाँ पर बने हुए हैं। यादव साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये समस्या जो है अब समाधान की ओर बढ़ रही है? और अगर समाधान की ओर नहीं बढ़ रही तो इसको समाधान की ओर लेके कैसे जाया जाए? ये समस्या बिल्कुल समाधान की तरफ बढ़ रही है। किसान विकास विरोधी नहीं है। किसान की मूलभूत 3 समस्याएं हैं जी। उसके आवास की समस्या है, उसके प्रतिकर की समस्या है, उसके रोजगार की समस्या है। किसान की इन 3 समस्याओं का समाधान कर दो, किसान विकास का बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगा। चलिए, और आपको लग रहा है कि अब वो चीजें कैटर हो रही हैं जो पहले कैटर नहीं हो पाई थी, उन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल। पतवाड़ी के किसानों ने ऐतिहासिक फैसला लिया है ग्रेटर नोएडा के विकास के मद्देनजर, और ये फैसला बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा जी। किसानों ने इसमें बहुत बड़ा बलिदान किया है। किसान विकास का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा है, बस उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चलिए, ब्रेक से पहले हमने मुद्दा उठाया था कि वाकई किसानों में कुछ ग्रुप बन गए। पीयूष, एक की बहुत बड़ी वाजिब समस्या है कि अब अथॉरिटी को यह आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि वो ए ग्रुप से बात करें, बी से बात करें, सी से बात करें या डी से बात करें। 4-5 ग्रुप बने हुए हैं। हर जगह अपना एक अलग हित यहाँ पे मौजूद है। हटी साहब, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग गुट अब बन गए हैं वहाँ किसानों को, तो इसलिए असल में सोल्यूशन निकालने के लिए अथॉरिटी को काफ़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, जहाँ तक गुट की बात है, पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई गुट नहीं बने हैं। अगर कोई गुट है भी तो वो प्राधिकरण की देन है, राज्य सरकार की देन है। किसानों की एक सामूहिक मांग है, सबका एक ही मुद्दा है और एक ही हक है, एक ही समस्या और एक ही मांग है। वो प्राधिकरण को भी, सरकार को भी मालूम है। चलिए, आखिर ये समस्या शुरू कैसे हुई? आइए एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि ये जो अलग अलग गुट बने, एक तरीके की गुटबाजी वहां पर शुरू हो चुकी है, उसके पीछे की असल वजह क्या है। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में।
ये है पिछले हफ्ते पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच समझौते की तस्वीरें। सभी खुश दिख रहे हैं और उम्मीद की गई कि ये मामला तो सुलझ गया। अथॉरिटी ने मुआवजा बढ़ाने समेत किसानों की कई मांगे मान ली और किसानों को बढ़े मुआवजे के चेक भी बंटने लगे। लेकिन इस बीच असंतोष की आवाज भी उठने लगी। पतवाड़ी गांव के ही कुछ किसानों ने दावा किया कि वो इस समझौते के साथ नहीं हैं और अथॉरिटी ने समझौते के लिए सभी किसानों से बातचीत नहीं की, इसलिए वो कोर्ट के जरिए ही मामला सुलझाने पर आमादा हैं। लेकिन ये दिक्कत केवल पतवाड़ी गांव की ही नहीं है। हर गांव में किसानों के अलग अलग गुट हैं और उनमें से कुछ को अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन भी हासिल है। ऐसे में सभी किसान साथ मिलकर बातचीत करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किसानों को 5 या 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर भी किसानों के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। इतना ही नहीं, किसानों के बीच अथॉरिटी से मांग को लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ किसान मुआवजा बढ़वाना चाहते हैं तो कुछ किसान साथ में 10% तक विकसित जमीन, आबादी की जमीन डिनोटिफाई करने के अलावा इलाके में बनने वाले स्कूलों में अपने बच्चों के लिए आरक्षण तक चाहते हैं। मुआवजे की रकम को लेकर भी पेच है। किसान 5,000 रुपए वर्ग मीटर से लेकर 10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के भाव पर मुआवजा चाहते हैं, यानी जितने मुंह उतनी ही मांगे। और इस चक्कर में फंसे हुए हैं सरकार और लाखों ग्राहक, जिन्होंने नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक करा रखे हैं। मनीष रंजन, जी बिजनेस। तो कुल मिलाकर आपने इस रिपोर्ट का आखिरी भाग सुना, जिसमें रिपोर्टर कह रहे थे कि जितनी मांगे। यादव साहब, ये एक बड़ी समस्या है। नहीं, क्या ये सच्चाई है? मेरे भाई ने जो मनवीर भाटी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसानों में कोई फूट नहीं है, किसान सब एक हैं, मांग हमारी सबकी एक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि किसान अलग है। फिर भी किसान की मूलभूत 3 समस्या हैं, उसकी आबादी की, उसके प्रतिकर की, उसके रोजगार की। आपने अभी कहा कि पतवाड़ी गांव और अथॉरिटी के बीच में एक ऐतिहासिक सहमति हुई। बिल्कुल कहा मैंने, आपने कहा जी। लेकिन कुछ किसान वर्ग का ये कहना है, भी कुछ देर पहले भाटी साहब भी इस बात को एग्री कर रहे थे, चौधरी साहब ने भी इस बात को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, अभी हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है अथॉरिटी के साथ। ये इसी डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई वहां पर 5 तरह के गुट बन गए हैं और वो जितने मुंह उतनी बातें कह रहे? ये ऐसा कुछ नहीं। चौधरी साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखो इसमें होता क्या है कि जैसे नोएडा अथॉरिटी वाले कुछ लोगों को बुला लेते हैं जी। कुछ जो लोग रह जाते हैं वो अपनी कमी महसूस करते हैं, भाई जमीन मेरी भी है, मुझको ही बुलाया जाए, मुझसे बात किया जाए, ये नहीं 4 ही आदमी जाके, तो वो लोग फिर ये बोलते हैं। अब आप चौधरी साहब बताइए, वाजिब है कि प्रशासन जो है वो हर एक बंदे से गाँव में बात करके उनकी समस्या सुने? आप अभी कुछ देर पहले मनवीर भाटी ने बोला, आप चौधरी जी आपने बोला कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें। अब कैसे समस्या का हल निदान निकाला जाए? नहीं, अगर आप एक गांव, जैसे गांव जा रहे हैं या एक गांव के लोगों को बुला रहे हैं, जैसे पतवाड़ी गांव का मैटर है, एक गांव के लोगों को बुला, एक गांव में 15-20 लोग होते हैं, एक गांव में 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां होती है, उनके प्रधानी के चुनाव भी होते हैं। अब मान लो दो प्रधान चले गए, एक प्रधान रह गया, तो अपनी कमी महसूस करेगा प्रधान। चलिए, ये देखिए, ये बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड समस्या है। इसको किस तरह से इससे डील करा जाएगा? लगता है कि इसको अभी प्रशासन को इसमें काफी समय लगेगा। ये तो एक ऐसी यही वजह है जिसके वजह से इस वक्त अथॉरिटी किसी फाइनल कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह से आखिर नुकसान किसका और किन किन प्रोजेक्ट्स का, और उन बड़े प्रोजेक्ट्स का जिन पर कि देश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, कैसे उनका भी नुकसान हो रहा है। तो आखिरी 30 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये मुद्दा जो है वो सुलझ सकता है या फिर सुलझ सकने की और है। किसी ने रिसर्च की कमी के चलते धोखा खाया। मैं मार्केट में स्टॉक परचेज करता हूं और उसके टारगेट सेट कर लेता हूं, लेकिन कई बार मेरे टारगेट अचीव नहीं हो पाते तो मुझे काफी लॉस होता है। तो किसी ने स्टॉप लॉस के फेर में पैसा गंवाया। ट्रेडिंग करने के स्टॉप लॉस लगाता हूं तो स्टॉप लॉस छूने के बाद वो शेयर फिर वापस बढ़ जाता है। जब भी मैं अपनी रिसर्च करता हूं तो मुझे अपनी ट्रेड पे भरोसा नहीं है कि अब मैं इस पे करूं या नहीं करूं। हजारों में से चुनी गई सनफू, शिव और सतीश की कहानी मोतीलाल ओसवाल एंड जी बिजनेस प्रेजेंट
इन्वेस्टर की कहानी उसी की जुबानी। हमारे एक्सपर्ट्स 20 अगस्त को होंगे दिल्ली में आपकी प्रॉब्लम्स पर सॉलिड एडवाइस देने के लिए। शो में शामिल होने के लिए दिल्ली और अपना नाम लिखकर 57575 पर SMS करें या फिर कॉल करें 022-3089-6680। जी बिजनेस, आपका फायदा। कमोडिटी मार्केट की हर खबर सबसे पहले जी बिजनेस पर। ट्रेडिंग कॉल, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साथ ही कमोडिटी बाजार का हर उतार चढ़ाव देखिए मेरे साथ। मंडी लाइव अपडेट सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:50 पर, 10:20 पर, 2:20 पर और 4:15 पर। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक हैं रामशा, इंडियाज फर्स्ट ब्रांडेड कारपेट विद इंटरनेशनल स्टाइल। प्राइस जो दे आपको स्माइल। MDH दंतमंजन, दांतों का डॉक्टर। आपकी ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और आइडिया 3G पे इंडिया बिजी। इस हफ्ते मोबाइल्स एंड गैजेट्स के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में 1973 में पहले मोबाइल फोन के रूप में डायनाटेक 8000X से लेकर टैबलेट का फर्स्ट वर्जन रैंक। टेक्नोलॉजी ने बदले कई रूप, साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग का इमर्जिंग ट्रेंड और 64 तस्वीरों में टेक्नोलॉजी के बदले रूप। सभी कुछ इस हफ्ते देखिए मोबाइल एंड गैजेट्स में, रविवार रात 10 बजे और मंगलवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं नोएडा जमीन विवाद। 240 मिनट की जी बिजनेस की एक्सटेंसिव कवरेज, 30 मिनट अभी बाकी है और हमारे साथ अब जुड़े हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO मिस्टर रामारामन। आइए सुनते हैं हमारे प्रॉपर्टीज संवाददाता, हमारे रियल एस्टेट संवाददाता रामेश्वर की उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत। लैंड यूज बदला गया, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेकर बिल्डरों को जमीन बेची गई। ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अथॉरिटी की जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉफिट या लॉस का, हम प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं, हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। लेकिन आपने कहा कि आपके ऊपर ऋण था और इस ऋण को उतारने के लिए नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ऋण को उतारना नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम फंक्शन कैसे करते हैं। हम जैसे हमें लैंड एक्वायर करना है तो हम बैंक से लोन लेते हैं, हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिलती। अथॉरिटी ने जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो हम किसानों को मुआवजा बैंक से लोन लेके देते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर 1000 रुपये हमने किसानों को मुआवजा दिया तो 4000 रुपये हम उस ज़मीन के इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मेट्रो लाइन लाते हैं, 130 मीटर चौड़ी सड़क लाते हैं, पार्क डेवलप करते हैं और उसके बाद ये सब पूरा ज़मीन को डेवलप करके हमें सेलेबल एरिया सिर्फ 50% मिलती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कनेक्टिविटी को देखते हुए 2 स्थानों का स्वैप किया गया, जहाँ इंडस्ट्रियल था वहाँ रेजिडेंशियल, जहाँ रेजिडेंशियल था वहाँ इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि कोई एरिया हमने कम किया, इंडस्ट्री वहाँ आएगी, आज नहीं कल आएगी। जब हमारा रिसेशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर तौर पर वहाँ पर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा ने डेवलप किया है, अच्छी इंडस्ट्रीज़ आएंगी और रोज़गार भी मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर ज़मीन ही नहीं बचेगा तो फिर इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? वहाँ पर जिस तेज़ी से हाउसिंग सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, जिस तेज़ी से बिक रहे हैं, जिस तेज़ी से ज़मीन बिल्डर्स लोग एक्वायर कर रहे हैं, बुकिंग हो रही है, तो वहाँ पर ज़मीन बचेगा आपको लगता है? अभी यहाँ पे मास्टर प्लान होता तो मैं आपको मास्टर प्लान के सामने रख के आपको इस बात को क्लैरिफाई करता कि मास्टर प्लान में लैंड यूज़ निर्धारित है कि हम अगर हमने 21% अगर रेजिडेंशियल निर्धारित है मास्टर प्लान में, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो हम 21% से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं दे सकते। अथॉरिटी ने अब तक कितनी ज़मीन इस इंडस्ट्रियल यूज़ के नाम पर एक्वायर किया हुआ है? देखिए, हम कभी भी आपको फिर क्लैरिफाई कर दें, इंडस्ट्री के नाम पे कोई ज़मीन हम एक्वायर नहीं करते। हम हमेशा से ज़मीन एक्वायर करते हैं प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत सारी कैटेगरीज उसमें शामिल हैं। किसानों ने एक रास्ता सुझाया है कि जिस रेट पर अथॉरिटी ने बिल्डरों को जो ज़मीन बेची है 850 रुपये पर स्क्वायर मीटर के भाव से आपने किसानों से ख़रीदा था और 10,000 के करीब आपने 10,000 पर स्क्वायर मीटर के भाव से आपने बिल्डर्स को बेचा था। तो जो मुनाफा हुआ है उसका 80% हिस्सा किसानों में बांटा जाए और 20% हिस्सा अथॉरिटी डेवलपमेंट कार्य के लिए रखे। तो क्या इस पर आप अपनी सहमति आप दे सकते हैं कि एक बड़ा मुनाफा है जो किसानों के बीच बांटा जाए और जो छोटा हिस्सा है 20% के आसपास वो अथॉरिटी अपने डेवलपमेंट कार्य के लिए रखे? यही भ्रांति मैं दोबारा दूर करना चाहूँगा कि ये अथॉरिटी कोई मुनाफा कमाती ही नहीं है, हम मुनाफा करते ही नहीं।
किसान और अथॉरिटी के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जो मेरी अपनी फाइंडिंग है, जो मेरा अपना मत है कि इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि इस सारी आग को हवा दे रहे हैं और एक्चुअल किसान कभी भी मतलब हमसे मतभेद नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर रामारमण ने पीयूष एक बात कही कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो इसमें सम्मिलित है। मनवीर भाटी साहब, थोड़ी देर पहले हम आपसे अब यही बात हो रही थी, कहना चाहेंगे इस पर कुछ आप? देखिए, इसमें जो अभी रामारमण जी ने कहा, अभी जो रामारमण जी ने जो कहा था, ये पूरी तरह से मैं इससे कतई ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि अभी ये आबादी की बात करते हैं, इनकी जो नीयत है प्राधिकरण की हमेशा से संतुष्ट करने के नहीं, शांत करने की होती है। और किसान देश का सबसे सीधा और दयालु मुझे प्राणी लगता है, और ये इस तरह से उनको मतलब शांत कर देते हैं, संतुष्ट नहीं करते। आज पहली बार कोर्ट ने किसान के पाले में आया, किसान को एक आज़ादी मिली है उसकी ज़मीन की, तो अब ये चल दिए किसानों को समझाने के लिए। तो ये इनकी नहीं जानते, समस्या यहाँ पर इस बात की हो जाती है कि किसानों की आड़ में कई लोग फायदा भी उठाते हैं, तभी भट्टा परसोल जैसी जगह पर डीएम को और पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चला दी जाती और डीएम के पैर में गोली मार दी जाती है। ये काम किसान नहीं कर सकते। इस बात से भी आप इत्तेफाक रखते हैं कि लोग ऐसे हैं जो कि उनका फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल रहेजा साहब, जिस तरीके से अभी नोएडा एक्सटेंशन का जो पूरा समस्या चल रही है, उसके बाद अब ये आग नोएडा तक फैली और अब ये आँच एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे तक जाकर जा पहुँची। और आपको लगता है कि अब जिस तरीके से आग धीरे धीरे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं फरीदाबाद में भी सुगबुगाहट दिखने लगी है, गुड़गांव में भी सुगबुगाहट दिखने लगी है, ये एक गलत इंडिकेशन है देश के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ एक्विजिशन प्रोसेस गवर्नमेंट ने किया है वहाँ पे तो ये सवाल आता है, लेकिन जहाँ जहाँ वॉलंटरी है वहाँ नहीं आता। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हरियाणा का जो मॉडल है वो वॉलंटरी प्रोसेस में है, वो फोर्सिबल एक्विजिशन नहीं करते हैं, और इस कारण से वहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है, मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है वहाँ पे। चलिए, अब देश की साख कहे जाने वाली फार्मूला 1 रेस वो भी खतरे में है। आइए देखते हैं उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। यहां अक्टूबर में देश की पहली फार्मूला 1 रेस की तैयारियां चल रही हैं। काफी हद तक काम पूरा भी हो चुका है और ट्रैक को फिनिशिंग टच दिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच इस सपने पर एक मुसीबत आ गिरी। जिस जमीन पर ये रेसिंग ट्रैक बन रहा है, उसके किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। जेपी ग्रीन्स यहां की करीब 2500 एकड़ जमीन में F1 रेसिंग ट्रैक, स्टेडियम, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रही है और इस पर करीब 1700 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर के भाव से मुआवजा दिया। इसके अलावा अथॉरिटी को 7% विकसित जमीन किसानों को वापस करनी थी, लेकिन किसानों की दलील है कि उनसे औद्योगिकरण के नाम पर ली गई जमीन बाद में बिल्डर्स को दे दी गई, जो इस पर रेसिंग ट्रैक बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पर इंडस्ट्री लगने से उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब जमीन पर रेसिंग ट्रैक बनेगा तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। किसान अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से बाजार भाव पर मुआवजा देने के अलावा आबादी की जमीन को डी नोटिफाई करने की मांग कर रहे हैं और ऐसा न होने पर अदालती लड़ाई की चेतावनी दी है। मनीष रंजन, जी बिजनेस। रमेश जी, आपको लगता है जिस तरीके से ये फार्मूला 1 ट्रैक के ऊपर भी अब संकट आने लगा कि वहां पर भी लोग उसके ऊपर भी अदालत में दरवाजा खटखटा लिया गया है, कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ों को अब स्टेक पर ले लिया गया है इस पूरे विवाद की वजह से? देखिए, किसानों को ज़बरदस्ती दबाया जा रहा था। माननीय न्यायालय ने किसानों को राहत दी है और किसान जागरूक हुए हैं और अपने अधिकार के लिए वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसमें सीधी बात है। और इसमें चाहे नुकसान कुछ भी हो, नहीं, नुकसान और फायदा क्या है? किसान अपना फायदा देख रहा है, किसान को भी तो फायदा होना चाहिए। उसको विस्थापित किया जा रहा है, उसका रोजगार छीना जा रहा है। किसान की जमीन ही एक बार नहीं हो रही है, उसका रोजगार भी छीना जा रहा है। किसान के बच्चों के रोजगार के बारे में हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही हैं? आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? क्योंकि जब इंडस्ट्री लगेगी नहीं वहां पर तो रोजगार कहां से मिलेगा? अब जब इंडस्ट्री में लगेंगी तो इंडस्ट्री में क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है क्या? मैं नोएडा में कितने क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया गया है बताइए आप लोग। बड़ा मुद्दा चौधरी साहब, यहाँ के ग्रामीणों को कितना रोजगार मिला फैक्ट्रियों में? चौधरी साहब, इस मुद्दे को क्यों नहीं अब तक आप लोगों ने मुखर तरीके से उठाया? बड़ा मुद्दा है कि आपके लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, उस पर क्यों नहीं आंदोलन हुआ? नहीं, देखो बेसिकली जो है, सबसे पहले जो मुद्दा हम लोगों का उठा था कि वे हमारे घर
हमारे घर भी एक्वायर होने लगे थे। नोएडा अथॉरिटी वाले जो हमारे घर जहां हमारे बच्चे रह रहे हैं उन पर भी फीता लेके आ जाते थे नापने के लिए। तो जब हमारे घर ही एक्वायर हो रहे तो हमने कहा भैया ये तो पूरा ही बिल्कुल लूट मच रही है कि ये नोएडा ऐसा हो गया है कि मेरे आप अभी एक उसमें पेपर में हमने पढ़ा है और हमारे पास पेपर भी है कि एक गाँव के कम से कम 600 मीटर तक कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर सकते ना कुछ लागू हो सकते, इतना है। लेकिन जब गांव के अंदर कुछ मंदिर कुछ सरकारी स्कूल भी जब एक्वायर करने हो गए तो लोगों ने कहा भैया ये तो क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल लूट मच रही है। जब और आंदोलन अभी नहीं चल रहे, आंदोलन बहुत पहले चल रहे हैं। कितने किसान बैठे हैं जिन पे पहले से मुकदमे हैं, पर क्योंकि उम्मीद कब जागती है, जब कोई किरण दिखाई देती है। किरण कैसे जागी? सुप्रीम कोर्ट से किरण जागी, और ये किरण बैठने वाली नहीं है, ये चलता रहेगा जब तक किसानों को हक नहीं मिलेगा, चलता रहेगा। चलिए फ्लैट बायर्स का भी एक अपना हक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगले 15 मिनट अब इस कार्यक्रम के बचे हुए हैं तो उसमें हम किसानों के हक के साथ साथ फ्लैट बायर्स के हक की भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है जिस तरह से चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये अभी किरण दिखी है, अभी ये मामला और चलेगा और बढ़ेगा। F1 का ट्रैक अब स्टेक पर है जो देश के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। स्थितियां जो है वो बहुत खराब हो रही हैं, आपका इस पे क्या राय है? इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप किसी के भी मकान को एक्वायर करोगे, उसको मुआवजा पूरा नहीं दोगे तो हर कोई आदमी सड़क पे आएगा। अगर इस केस को पूरे सीधे तरीके से सोल्व करना है, आज किसान बैठे हैं, बिल्डर बैठे हैं या बायर्स बैठे हैं, सारे इसीलिए बैठे ना इसका एक मुद्दा बनाने सोल्व करने के लिए, तो आप उसको सोल्व करने की तरफ से चलेंगे तो पहले अथॉरिटी को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि किसानों के घरों को एक्वायर ना करके उनकी जितनी अधिग्रहण भूमि की है उनको मुआवजा देके, और जो उनको कमिटमेंट किया हुआ है 5% का प्लॉट देके उसको सोल्व करे ताकि आगे का प्रोसीजर चालू हो। मैं फ्लैट बायर्स से एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, आप क्यों नहीं जाते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास? आप क्यों नहीं कहते कि इस मामले को सुलझाया जाए, और आप खुद इस मामले में आप बिचौलिया क्यों नहीं बनते इस पूरे मामले के अंदर? सर, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डालने चालू कर दिए हैं, 40 केस पुटअप हो गए हैं, और विद इन अगर ये केस नहीं सुलझाया गया यूपी गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से तो 2.5 लाख केस हम सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? वो तो फिर लीगल अगर फाइट होगी तो ये तो बहुत लंबी स्थिति बन जाएगी। इसमें तो आपको जो अगर 2 साल बाद घर मिलना था वो 5 साल भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। सर, अगर किसान ही अभी तक नहीं मानेंगे 6 महीने साल, तो घर तो हम बाद में सोचेंगे ना, पहले किसानों का जब तक आप पेट नहीं भरोगे तो घर हमें कैसे मिलेगा? एक रिएक्शन उनका भी। इसमें सबसे बड़ा जो बिंदु है वो ये, आज जो हम बैठे हैं वो इसलिए नहीं बैठे कि फॉल्ट फाइंडिंग क्या है। जी, ये बात सही है कि फॉल्ट यदि मिल जाता है तो उसका सॉल्यूशन निकलता है, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से मैटर हाई कोर्ट के अंदर आया, और हाई कोर्ट में आने के बाद पतवाड़ी वाला मैटर उठा और वहाँ का लैंड एक्विजिशन कैंसिल कर दिया गया। दैट डज नॉट अमाउंट कि ये मना कर दिया गया कि आगे की प्रोसेसिंग न करें। आगे के दोबारा से 1 सेकंड में भाई कंप्लीट कर लीजिए। वो अपना जो दोबारा से किया गया, जो बात कहीं किसी हद तक यदि कुछ लोगों को भी एग्रीड है, जैसा कि कुछ देर में भी स्प्लिंटर ग्रुप हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी साहब उस बात हो सकता है, मैं मानता हूँ, उस बात को मेंशन नहीं करते। बिल्कुल उसमें 2 ग्रुप हो सकते हैं, 3 ग्रुप हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि यदि वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी आदेश यही है कि पॉजिटिव दिशा में आप लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये तो मान लिया गया कि वहाँ फॉल्ट है, नोएडा की अथॉरिटी की गलती रही है, निश्चित रूप से रही है, नहीं तो इसकी आवश्यकता थी ही नहीं, इसका कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता थी नहीं। यादव साहब, आपको नहीं लगता कि जो हम पहले एक मुद्दा डिस्कस कर रहे थे कि वाकई जो गुट बन चुके हैं वो एक बड़ी समस्या आने वाले दिनों में बन सकती है? कोई नहीं है, किसान कभी भी गुट में नहीं रहा। किसान चाहता है एक समान पॉलिसी, चाहे किसान छोटा है चाहे बड़ा है, एक समान पॉलिसी एडॉप्ट हो। सब किसान सहमत हैं, कोई भी किसान विकास का विरोधी नहीं है जी। किसान चाहता है उसकी आबादी छूटे, उसे उचित मुआवजा मिले, उसके बच्चों के रोजगार की व्यवस्था हो। जी, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, इस पूरे विवाद ने अब दूसरे जगहों को भी अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। मसलन फरीदाबाद में कुछ जगहों पर इसकी आवाज़ सुनने को मिले, देश के दूसरे हिस्सों में भी इसकी देखने को मिल सकती है। पुणे में इसके पहले इसके बाद ये जब पूरा विवाद शुरू हुआ उसके बाद वहाँ पर भी इस तरीके की आवाज़ उठने लगी। आखिर ऐसे में देश में जो प्रॉपर्टी बाजार है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल, उसका भविष्य क्या है? बहुत संक्षेप पे छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और उसके बाद इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा।
ओए एसी चल रहा है। जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। ओकाया पेश करते हैं जूस, हर तरह के मोबाइल फोन के लिए जानदार बैटरी। जूस लाइफ फुल ऑन। Latest computer, original software. और यूपीएस? Of course, Microtech UPS. Microtech UPS. चले सालों साल आपके डाटा का रखे ख्याल। कोई मेरे बाबा को चोट पहुंचाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चोट क्या होती है जानती हैं आप? क्या फिर आपका भी वही तरीका है कि पहले चोट दो फिर उसी से माफी मंगवाओ? मम्मा कार्टून देखना है। घर लाएं हाई डेफिनेशन का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस सिर्फ एयरटेल डिजिटल टीवी HD पर। दिल जो चाहे पास लाए। MBA, Engineering or IAS, Fashion Design or Architecture. Here is the ultimate youth magazine for career and competition. MyOD, make your own destiny. बीपी डिजाइन एस्टेट पेश करते हैं खुल्लम खुल्ला लूट। कीमतों पर 75% की भारी छूट। एक्सक्लूसिव मेंस वेयर, डिजाइनर साड़ी, सूट, लहंगे, इंडो वेस्टर्न और पार्टी वेयर्स पर मस्त मस्त सेल। बीपी डिजाइन एस्टेट फ्रॉम द हाउस ऑफ बीपी ज्वेलर्स, पीतमपुरा, करोल बाग, ग्रीन पार्क और करनाल। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक कृष्ण की ये नगरी द्वारका। यहाँ खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। पल पल मार्केट की खबर रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई जस्ट गो विद द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड LIC। LIC है तो कहीं और क्यों जाना। एक रान इकट्ठा करके मैंने एम्पायर वापस खड़ा किया। शर्म नहीं आती उनकी कमाई खाते हुए? नहीं, वो नहीं, साउथ अफ्रीका की करेंसी को रैन बोलते हैं, रैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर। नोएडा एक्सटेंशन पर हमारी एक्सटेंसिव कवरेज नॉन स्टॉप 240 मिनट्स। आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ, अब कहां पर स्थिति और जो पक्ष हैं इसमें आखिर उनका क्या हो रहा है और क्या इस विवाद का कोई हल निकल पाएगा, इन तमाम पहलुओं को आज हमने टटोला, इन पर जानने की कोशिश की। आखिरी कुछ मिनट बचे हैं हमारे इस खास पेशकश के, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये विवाद जो कि अपने आप में अब एक लैंडमार्क डिसीजन बनते जा रहा है, अपने आप में एक लैंडमार्क केस बनते जा रहा है पूरे देश के लिए, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन की ही तर्ज पर अब ये पूरी जो आग है, मुआवजे की, अधिग्रहण की जो पूरी आग है, देश के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैलते जा रही है। ये है पुणे एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष की तस्वीरें। इस हिंसा में 4 किसान मारे गए और दर्जनों घायल हुए, लेकिन यहाँ लगी आग की जड़ काफी हद तक नोएडा एक्सटेंशन विवाद मानी जा रही है। नोएडा एक्सटेंशन के किसानों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद देश भर के किसानों ने ज्यादा मुआवजे के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। पुणे के अलावा हरियाणा के किसानों ने भी जमीन अधिग्रहण को लेकर बवाल शुरू कर दिया है। गुड़गांव, फरीदाबाद के कुछ इलाकों के किसान कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने भी अपने कदम वापस खींच लिए हैं। राज्य सरकार ने नया जमीन अधिग्रहण कानून आने तक सभी जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी है। हालांकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मसलन पावर प्लांट्स, सड़कों और पुल के लिए होने वाले जमीन अधिग्रहण शामिल नहीं होंगे। इस बीच केंद्र सरकार नया जमीन अधिग्रहण कानून लाने जा रही है, जिसमें बिना किसानों की मंजूरी के जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने के अलावा खेतीहर जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। शिवानी बंसल, जी बिजनेस।
चलिए, ये जो अब आग है ये समूचे देश पे फैल रही है, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे महाराष्ट्र का पुणे हो, जहां पर 5 किसानों को मार दिया गया। चलिए, इसी बीच कुछ फ्लैट वायर सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, संक्षेप में सवाल, एक लाइन का सवाल। छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, हम हरियाणा के मॉडल की बात करते हैं जी, क्या गुड़गांव में आज पॉसिबल है कि 15 लाख में 2 BHK हमको मिल जाए? बड़ा वाजिब सवाल है। रहीदा साहब जवाब? अगर है तो मैं आज ही बुक कराना चाहूंगा। मैं इसको एडमिट करता हूँ, इसमें थोड़ा सा प्लानिंग नॉर्म्स में डेफिशिएंसी है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे जो है वो 300 की है, जबकि आपके नोएडा में 650 की है, तो वहाँ छोटे फ्लैट बनाए नहीं जा सकते। तो यहाँ डेंसिटी की बात नहीं हो रही, क्या वहाँ आपको एज ए रहेजा डेवलपर्स कोई अथॉरिटी या कोई किसान इतनी सस्ती जमीन प्रोवाइड करवा रहा है कि आप उसको बना के 16-17 लाख के 2 बेडरूम? इनका जो सवाल है वो ये है, आपने जो मॉडल की बात की, गुड़गांव में फार बेटर रॉ मटेरियल है। एक सेकंड, जो रॉ मटेरियल है, जब रॉ मटेरियल की प्राइस हाई हो जाएगी, जो बेसिक इकोनॉमिक्स होता है, रॉ मटेरियल का प्राइस अगर ज्यादा है तो जो एंड प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस हाई होगा। यही इनका सवाल है और यही खामी है सबसे बड़ी उस मॉडल की जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो जो प्राइस जो कम हो रहा है वो किसान के ऊपर डाल देना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं कह रहे, ऊपर डालने की बात नहीं हो रही है। देखिए, अगर आप सस्ती जमीन लेंगे तो सस्ता फ्लैट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि सस्ता फ्लैट लेने के लिए किसान जिम्मेवार थोड़ी हो जाएगा। आप बात कर रहे हो, ये नहीं कह रहे कि किसानों का प्राइस कम 60 लाख के 2 बेडरूम की, मैं बात कर रहा हूँ 20 लाख के 2 बेडरूम की। आप 60 लाख वाले क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, 20 लाख वाले क्लाइंट है, हम कहाँ जाएं? रहीदा साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप कहना चाह रहे हैं कि वहां पर लैंड जो है वो 300 लोगों के लिए, लेकिन इस समय वहां पर अवेलेबल लैंड नहीं है, जो बिल्कुल सही बात है। मैम, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, कहिए क्या कहती हैं? I just wanted to say कि हम मीडियोकर्स हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड 15 to 20 लाख रुपीस, जो हमें ग्रेटर नोएडा में दिखाया गया कि 10 लाख में हमें घर मिल रहा है, वो दिल्ली NCR में कहीं पॉसिबल नहीं है। आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी चेक देने को तैयार हूँ सर, अभी साथ में चलती हूँ आपके, अभी पेमेंट देती हूँ आपको, अभी एंड टू एंड। वहाँ पे मैं मानता हूँ कि प्लानिंग नाउस में डेंसिटी जो है वो परमिट नहीं करती। चलिए, छोटे फ्लैट बनाना, इसलिए वो फ्लैट डेंसिटी नहीं परमिट छोटे। एक सेकंड, वन बाय वन। नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप जो फ्लैट तरीके से कहिए कि वहाँ तो लैंड एक्वायरिंग है, आपकी रेट के महंगे है, इसलिए आप सस्ते फ्लैट नहीं बना सकते। एक सेकंड, ये कह सकते ना, आप ये नहीं कह सकते कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। एक सेकंड, आपकी बात हम कर रहे हैं। सस्ता खरीदेंगे और सरकार से फोर्सिबल एक्वायर करवाएंगे और आप सस्ते फ्लैट देंगे तो झगड़ा होगा। यहाँ पर एक सवाल ये भी है, हमने खुद एक्वायर करके बिल्डर को दी, तब हमने फ्लैट लिया। अगर मुझे अपनी बात कहने दे तो फिर आप ही की बात को मैं आगे रख रहा हूँ। रहीदा साहब, एक बड़ा सवाल ये भी, चलिए आपने जिस डेंसिटी का आपने हवाला दिया अपनी बात बिल्कुल सही है, आप ऑनेस्टली बताइए कि जो गुड़गांव में आज के दिन में जिस मॉडल की आपने बात की, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट आप लोग बनाते हैं कितने % का आपका मार्जिन होता है? मेरे ख्याल एग्जैक्ट फिगर्स बिल्कुल मैं ठीक बताऊंगा। मेरे ख्याल से एवरेज मार्जिन जो होता है वो 15-20% से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन नहीं आता है आपका रॉ प्रोडक्ट के सेल से लेके इन प्रोडक्ट के बीच का। जी चौधरी साहब, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? नहीं, 15-20% तो नहीं है, ज़्यादा % है, पर वो क्योंकि पूरा सर एक मिनट, लेफ्ट चौधरी साहब को एक बार आंसर करने दीजिए। और क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्डरों का अच्छा मार्जिन होता है, और क्या कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है और सबको मालूम है कि और जो ज़मीन 400 रुपये गज पे बेची जा रही है, और क्या कहते हैं, अगर महंगाई सबके लिए लागू है तो किसानों के लिए महंगाई लागू है। बिल्कुल वाजिब बात है। चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर इस कार्यक्रम का, मैं अपने चारों पैनलिस्ट से एक सवाल जो है, मैं अगर आपको 5 मिनट का समय मिले, आपको 5 मिनट के, आपके पास 20 सेकंड का समय हो और आप इस समस्या के निदान आपको आपके पास पूरी पावर हो कि आप इस समस्या का निदान कर सकते हैं, तो किस तरह से निदान करेंगे? यादव साहब, पहले आपका जवाब। किसानों को बुला के उनकी सहमति ले ली जाए। रहीदा साहब? मैं डेंसिटी नॉर्म्स को जो है करेक्ट करूंगा और बहुत ज्यादा डेंसिटी नॉर्म को आगे बढ़ाऊंगा, और वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में FAR बढ़ा के ताकि पर नोएडा के परिपक्ष में सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ नोएडा के परिपक्ष में, वहां उसके लिए भी आपका यही जवाब है? उसके लिए भी मेरा यही जवाब है, बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक ही जवाब है कि वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाएं, ज़्यादा फ्लोर्स बनाने दें और ज़्यादा लोगों को बसाने दें एक बिल्डिंग में। चलिए मिस्टर अरोड़ा। नोएडा में एक्विजिशन प्रोसेस और सारे प्रोसेसेस से मैं एग्री करता हूँ, सब ठीक है, बस ये एक थोड़ा सा होना चाहिए जो कि किसानों को कमिटमेंट किया जा रहा है, उचित कमिटमेंट किया जाए और वो कमिटमेंट पूरे हो गवर्नमेंट की तरफ। वाजिब बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौधरी साहब,
दलाली बीच में बंद हो जाए, डायरेक्ट बातचीत हो जाए, तो मैं समझता नहीं कि कोई समस्या बचेगी। चलिए मनवीर भाटी, आपका लास्ट रिएक्शन लूंगा मैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर, बोलिए। बस एक ही बात में बात खत्म करूंगा, अफसर और राज्य सरकार जब कुर्सी पे बैठे, हिंदुस्तानी दिल लेके कुर्सी पे बैठे, समस्या का समाधान अपने आप हो जाए। चलिए, वाकई एक वाजिब बात आपने कही, लेकिन आप लोग आपके रिएक्शन लेना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, लास्ट वर्ड आप। एक शब्द ये कहना चाहते हैं आप बिल्कुल सही सॉल्यूशन ये है जो भाई साहब ने कहा, हम सबको एक साथ मिलकर के सब लोग मिलकर के यदि कोर्ट के सामने जैसे आए हैं, कोर्ट ही इसका लास्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि कोर्ट ने ही हमको कंप्रोमाइज के लाइन के लाए हैं, और कंप्रोमाइज दैट इज द लास्ट सॉल्यूशन। और हर जगह पर कंप्रोमाइज कभी भी पार्टीज अलग अलग नहीं करती हैं, एक कोई आर्बिट्रेरी अथॉरिटी होती है जो सबसे बड़ी होती है, उनको डिसीजन लेने दीजिए। और जो भाई साहब ने एक सेकंड यादव साहब एक सेकंड माफी चाहते हैं, जो सब कह रहे हैं हम भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सभी चाहे कृषक बंधु हैं चाहे बायर हैं, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, हम कोई बाहर से नहीं है। हम लोग भी निश्चित रूप से चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पॉजिटिव माइंड से ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा जाए, और ऑनरेबल कोर्ट का निश्चित रूप से 17 तारीख को या 18 तारीख को इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। और वाकई पॉजिटिव माइंड इसको अगर ऐतिहासिक फैसला बनाना है, इसको अगर हमको कहीं ना कहीं इसको हम रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो वाकई इसमें रोल मॉडल डिसीजन भी करने पड़ेंगे। चौधरी साहब और यादव साहब, कॉम्प्रोमाइजेस भी कुछ हद तक करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस बिल्डर्स को भी करने पड़ेंगे, और कॉम्प्रोमाइजेस फ्लैट बायर्स को भी करने पड़ेंगे। बिना कॉम्प्रोमाइज के इस जीवन के अंदर कोई चीज नहीं होती, आपको हर जीवन के हर पहलू में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो फिलहाल इस खास पेशकश को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। पीयूष। चलिए, इसी के साथ आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी बिजनेस पर आज की हमारी इस खास पेशकश को फिलहाल यही खत्म करते हैं। नमस्कार।